तो आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेष लगन वालों के लिए नवंबर 2022 कैसा रहेगा। आपके सामने ये कुंडली आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे। तो इस कुंडली को तैयार किया गया है नवंबर 2022 के गोचर के अकॉर्डिंग और बात करते हैं अभी ग्रहों का गोचर किस प्रकार से रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ के कुंडली के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम गोचरीय स्थितियों में बात करेंगे सूर्य की। देखिए सूर्य के गोचर को अगर आप लोग देखेंगे तो 16 नवंबर तक ये तुला में है, इसके बाद ये वृश्चिक में जाएंगे। बुध 13 नवंबर तक तुला में है, इसके बाद ये भी वृश्चिक में चले जाएंगे। शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे, 11 नवंबर से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल इस बार वक्री है, मिथुन से वृषभ में ये वक्री रहने वाले और 13 नवंबर को वक्री स्थिति में वृषभ में इनका प्रवेश होने वाला है। गुरु 24 नवंबर तक मीन में वक्री है, शनि मकर में रहने वाले और अब ये मार्गी हो चुके। चंद्रमा 1 नवंबर को मकर राशि में रहेंगे, राहु मेष में रहेंगे और केतु तुला राशि में। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों की जो गोचरीय स्थितियां हैं वो रहने वाली। तो अब हम बात करते हैं आपको रिजल्ट क्या क्या मिलने वाले। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मंगल से। मंगल आपकी लग्नेश और अष्टमेश बनते हैं और मंगल का गोचर है इस बार मिथुन से वृषभ में ये वक्री होने वाले, तो आपके तीसरे भाव से ये दूसरे भाव में आएंगे और 13 नवंबर को इनका वृषभ में प्रवेश होगा। अब मंगल आपके तीसरे भाव से आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं, तो आपको जो ज्यादातर आपकी फोर्स जो आपकी ताकत काम आएगी, आपके सेकंड हाउस के कार्यों पर आपका फोकस ज्यादा रहना चाहिए। हालांकि तीसरे भाव से रिलेटेड भी कार्य बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन आपको ये स्थितियां 13 नवंबर से पहले ही देखनी पड़ेंगी। तो 13 नवंबर से पहले अगर आप कोई परफॉर्म कर रहे हो, कहीं पे कोई स्पोर्ट्स वगैरह में जा रहे हो या कोई और काम ऐसा है जहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, जहाँ पे बहुत ज्यादा शारीरिक क्षमता की जरूरत है, वो काम अभी आप कर सकते हो। लेकिन मंगल वक्री हो रहे, तो वक्री मंगल है वो थोड़ा ज्यादा डेंजर होता है सामान्य मार्गी मंगल की तुलना में, तो ये आपको देखना चाहिए। इसके अलावा मंगल अगर सेकंड हाउस में आ रहे तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो वाणी है उसकी वजह से काफी दिक्कत आप लोगों को आ सकती है। अभी किसी के साथ फैमिली वालों के साथ ही झगड़ा होना या किसी और व्यक्ति के साथ जो आपका व्यवहार है उस पर आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। आपका व्यवहार अपने फैमिली मेंबर्स और दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छा ही होना चाहिए, तभी जाके मंगल के अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकेंगे। अब मेन बात यहाँ ये भी है कि राहु मंगल की राशि में गोचर कर रहे, तो जब मंगल वक्री होंगे यानी मंगल काफी आक्रामक हो जाते हैं वक्री होने के बाद, ऐसे में फिर आपका जो राहु है वो भी काफी ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू करेंगे। अब डिपेंड करेगा आपके चार्ट में शनि की स्थिति कैसी है। अगर शनि बहुत ही खराब स्थिति में है तो फिर आपके लिए राहु के जो रिजल्ट हैं वो भी बहुत नेगेटिव हो सकते हैं। तो मंगल का वक्री होना काफी ज्यादा आपको प्रभावित करेगा। तो अभी आपको ये दोनों भाव पे फोकस रखना है। 13 नवंबर तक की जो स्थिति है, 13 नवंबर से पहले पहले आपके तीसरे भाव में मंगल रहेंगे और उसके बाद रहेंगे सेकंड हाउस में। तो आप अपने वर्क पैलेस पे भी सावधान रहें। अगर आपका कोई ऐसा काम है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कोई आक्रामक व्यवहार नहीं करना चाहिए कहीं भी, या बहुत ज्यादा एनर्जी आपको नहीं लगानी चाहिए, तो उन कार्यों में आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके ही चले। मान लीजिए आप कोई ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत रहती है या बहुत ज्यादा कोई ताकत की जरूरत रहती है, तो वहां आप अपनी फोर्स को यूज कर सकते हैं। वहां आप अपनी वाणी के द्वारा अपनी फोर्स को यूज कर सकते हैं, अपनी शारीरिक क्षमता को यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां पे बिना बोले काम हो रहा है, जहां पे बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे आपको अपनी वाणी को नियंत्रण में जरूर रखना होगा। तो मंगल का ये जो गोचर है, मंगल का गोचर काफी महत्वपूर्ण है। और मंगल जब आपके सेकंड हाउस में आ रहे तो फैमिली के किसी काम के लिए आप अपने आप को और आपकी खुद की फैमिली को बहुत ज्यादा फोर्स कर सकते हैं। अब मंगल इस स्थिति में आ रहे तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स को दबाने की कोशिश कर सकते हैं या उनसे फोर्सफुली कोई काम करवाने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह मंगल आपके धन को बढ़ाने वाला होगा, लेकिन ये जो आप धन बढ़ाने की बात अभी कर रहे हैं, ये आपके लिए जो धन बढ़ेगा वो गलत तरीके से भी बढ़ सकता है। तो कोई 2 नंबर का पैसा भी आपको अभी मिल सकता है। इसी तरह आपको प्रॉपर्टी में आपको जो आपके पैतृक संपत्ति में जो मिलना है या जो आपके इन-लॉज से कोई आपको सहायता मिलनी है, वहां भी काफी ज्यादा दिक्कत नजर आती है। तो कुछ विवाद जरूर हो सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते शुक्र के बारे में बात करते। देखिए शुक्र तुला राशि में रहेंगे सेकंड हाउस, और वो आपके सप्तमेश होकर आपके सप्तम में ही गोचर करेंगे। अब सप्तम में जब तुला राशि में रहेंगे तो तुला में अभी केतु गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर ये सूर्य का भी गोचर अभी चल रहा है। तो 11 नवंबर तक की जो शुक्र की स्थिति है, शुक्र यहीं पे रहने वाले। ऐसे में आपको मैरिज होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनको थोड़ा डिटेचमेंट फील होगा, या फिर पूरी तरह से जो पार्टनर है उसके साथ संतुष्टि
नहीं होगी या ऐसा कुछ होगा, संतुष्टि में कोई ना कोई कमी देखने को मिलेगी या आप अपने पार्टनर में कोई ना कोई गलती निकालेंगे, तो ऐसी संभावना बनेगी। इसके साथ ही अगर आपका शुक्र से संबंधित कोई बिजनेस है या कोई काम है तो वहां भी कुछ कमियां देखने को मिल सकती है, या आप अपने बिजनेस की जो प्रोग्रेस है उससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे। तो शुक्र का सप्तम भाव में आना और केतु के साथ युति करना आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन दे सकता है। अब शुक्र ऐसी स्थिति में है तो देखिए राहु की दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है, तो आपका जो पार्टनर होगा वो थोड़ा ओवर रोमांटिक होने की कोशिश कर सकता है या आप भी थोड़ा ओवर रोमांटिक होने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भौतिक चीजें हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, उनकी तरफ आपका रुझान कम ही रहेगा और कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी मैरिड लाइफ में देखने को मिल सकती है। लेकिन जिन लोगों की अभी मैरिज नहीं हुई है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर अभी क्रिएट हो रहा है और आपकी जो मैरिज के चांसेस बन रहे हैं अभी 11 तारीख तक बहुत ज्यादा बन रहे हैं। इसके बाद देखिए शुक्र जो है, क्योंकि सप्तमेश ही है तो सप्तम भाव में वैसे भी शुक्र का आना अच्छा नहीं है, तो जो लोग मैरिड है उनके लिए ये संभावना बनेगी कि आपका अट्रैक्शन किसी और की तरफ हो जाएगा या आप किसी और की तरफ झुक सकते हैं रिलेशनशिप को लेके। तो ये स्थिति में आपको सावधानी बरतनी ही पड़ेगी, वरना आपके जीवन साथी के साथ आपका विवाद होना या किसी अन्य प्रकार की कोई ऐसी स्थिति डेवलप हो सकती है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं जो यहाँ पे शुक्र आगे जा रहे हैं उसके बाद, और शुक्र जा रहे हैं उसके बाद आपके अष्टम भाव में। तो शुक्र का जो गोचर है अभी 11 नवंबर के बाद से वृश्चिक में शुक्र जा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी जैसे काम के लिए अच्छे रहेंगे, आपके इन-लॉज से आपको बहुत अच्छी कोई मदद मिल सकती है। पार्टनर की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, पार्टनर की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है, या आपका जो पार्टनर है वो कोई ज़्यादा जैसे अष्टम भाव से रिलेटेड जो कार्य हैं जैसे रिसर्च है, अकल्ट है, उनमें बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगेगा कुछ समय बाद। इसी तरह आपको अष्टम भाव से गेन हो सकते हैं शुक्र के यहाँ आने की वजह से। अब आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हो या कोई भी आपने ऐसा काम किया हो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने की उम्मीद अभी रह सकती है। लेकिन शुक्र यहाँ पर आपकी वाणी को प्रभावित करेंगे, आपके ओवरऑल जो आपकी फैमिली है उसकी वेल्थ को भी प्रभावित करेंगे, आपकी फैमिली की ओवरऑल स्टेटस को प्रभावित करेंगे। लेकिन यहाँ जो मंगल है, मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, तो कुछ हद तक ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा साबित हो सकता था। लेकिन मंगल वक्री हो रहे, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा यहाँ ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। तो आपको अपनी पैतृक संपत्ति में या आपको किसी भी प्रकार का कोई विवाद मोल नहीं लेना है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपका कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है अष्टम भाव में या मंगल खुद ही बैठे हुए हैं, तो थोड़ा आपको कोई चोट लगने की संभावना या एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना, या अगर आपके केतु बैठे हुए हैं तो भी ऐसी संभावना बनती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से और बात करते हैं बुध के बारे में। देखिए बुध आपके तृतीय से और छठे घर के स्वामी होकर बुध तुला राशि में रहेंगे 13 नवंबर तक। तो 13 नवंबर तक ये तुला राशि में रहेंगे, तब तक आपका अपने जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप ठीक ठाक ही रहेगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ जरूर आ सकती है केतु के होने की वजह से। यहाँ जो बुध के गुण है वो भी पूरी तरीके से प्रभावित तरीके से यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह जिन जिन ग्रहों की युतियां केतु के साथ होती रहेंगी उनके जो पूरी तरीके से रिजल्ट है, जैसे रिजल्ट आपको अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो कुछ ना कुछ कमी आपको जरूर नजर आ सकती है। इसी तरह से अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस भी ठीक से नहीं चल पाएगा, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में कोई दिक्कत हो जाएगी या आपको कोई और दिक्कत हो जाएगी, बिजनेस को मैनेज करने में समस्या हो जाएगी। तो बहुत सारी दिक्कतें इस प्रकार की आपको अभी सामने आ सकती है। इसके साथ ही देखिए बाद में जा रहे बुध आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव का बुध अगर आप कोई अकल्ट का काम कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप अपने वर्क पैलेस पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। आपका थोड़ा नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा सेक्रेटिव हो सकता है, या फिर यूँ कहें कि आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो काफ़ी सेक्रेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे बुध का जाना एक तरह से आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ आपका वार्तालाप बढ़ाएगा, कोई ना कोई आपका उनसे काम पड़ सकता है। तो आप या तो उनको कॉल करेंगे या उनसे आप फेस टू फेस बात करेंगे। आपका कम्युनिकेशन अष्टम भाव से यहाँ पे कुछ रिलेट करके दिख रहा है, तो आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा यहाँ पे, और अपने इन लॉज के साथ आपका ज़्यादातर चांसेस बनते हैं कि उनसे कोई ना कोई बात अवश्य होगी। तो ऐसे में आपका उनसे अगर कोई भी काम पड़ता है तो आपको अपना जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको काफ़ी मजबूत रखना है। इसके बाद यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा आपके 4th हाउस के स्वामी है, और 4th हाउस के स्वामी होकर शुरुआत में 1 तारीख को इनकी स्थिति आपके 10th हाउस में होगी, जहां ये शनि के साथ युति कर रहे हैं।
तो चंद्रमा का यहाँ पर होना थोड़ा सा आपको चिंता देगा अपने करियर की, और करियर में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। अभी आप अगर कोई चांस अभी ऐसा देख रहे हो आपको प्रमोशन वगैरह मिलने का, जॉब वगैरह चेंज होने का, तो अभी आप वो चांस अभी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा जा रहे हैं आपके लाभ स्थान में। लाभ स्थान में जब चंद्रमा जाएंगे तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी का अच्छा योग बनेगा। आपको 3 और 4 तारीख के आसपास आपको अच्छा पैसा हाथ में आना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा उसके बाद जा रहे हैं आपके 12वें घर में। तो 12वें घर में जब भी चंद्रमा जा रहे हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसा एक तो रिलीजियस ट्रेवल देखने को मिल सकता है, घर से दूर का कोई काम हो सकता है, आपका विदेश से जुड़ा हुआ काम हो सकता है, या आपका कोई विदेश में किसी से कांटेक्ट बन सकता है। ये सारी स्थितियों में आपको यहाँ ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ चंद्रमा जब जा रहे हैं तो आपकी जो माताजी हैं उनको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हुए आप देखेंगे। चंद्रमा की ये स्थिति आपके घर के लिए कुछ खर्चे आपको करवा सकती है। तो कुछ इस प्रकार से चंद्रमा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको वो रिजल्ट देते जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं सूर्य की। देखिए सूर्य आपके पंचमेश है और सूर्य का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी पंचमेश आपके सप्तम में आके नीच के हो रहे हैं और आपके केतु के साथ वो यहाँ युति कर रहे हैं। तो केतु के साथ सूर्य की युति होना ये आपके पिता की हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। आपकी मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा विवाद होने का डर रहेगा, या रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम होने का डर रहेगा। यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ सकती हैं। ब्लाइंडली किसी चीज को आपका पार्टनर फॉलो करेगा या आप उसको फॉलो करेंगे किसी बात को, उसकी वजह से काफी ज्यादा एक दूसरे के बीच में तर्क वितर्क की स्थिति बन सकती है। तो सूर्य का यहाँ पर होना, जो लोग अभी कोई सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी स्थिति नहीं कह सकते। हालांकि आप कोशिश पूरी तरीके से करेंगे, लेकिन आपको जो सक्सेस मिलनी चाहिए उतनी सक्सेस आपको मिलेगी नहीं। जिस प्रकार से आपकी अपेक्षाएं हैं उस प्रकार से आपकी जो अपेक्षाएं पूरी होंगी नहीं। तो कुल मिला के कुछ ना कुछ कमियां जरूर दिखने वाली है। इसी तरह संतान को लेके कोई इश्यू हो सकता है, आपकी एजुकेशन को लेके कोई ना कोई इश्यू हो सकता है। अब ये सूर्य क्योंकि नीच की स्थिति में आ रही तो दूसरे लोगों के साथ आपका व्यवहार बिगड़ जाएगा। आपके पार्टनर के अलावा और किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप व्यवहार करते हैं, आपका किसी से कोई काम पड़ता है, तो आपका वहां पे व्यवहार काफी ज्यादा बदल जाएगा। तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा बदलने की कोशिश ना करें, आप एक जनरल व्यवहार सबके साथ रखें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपका जो व्यवहार है काफी विनम्र होना चाहिए, तभी जाके आपको लाभ मिलेगा। तो सूर्य यहाँ से आपके लगन को भी देख रहे हैं और सूर्य पे दृष्टि पड़ रही है राहु की। तो सूर्य नीच की स्थिति में आ चुके हैं, इसलिए आपके फादर के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। हालांकि फादर आपको चाहेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन वो उस तरह से आपकी जो मेंटेलिटी है उसको समझ नहीं पाएंगे, या कुछ ना कुछ कमी उनको आप में दिखेगी। तो ऐसा हो सकता है, या फादर की कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको बुरी लग सकती है। तो यहाँ पे सूर्य का जो गोचर है थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत जरूर रहेगी यहाँ पे। उसके बाद सूर्य जा रहे हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में जब ये जा रहे तो 16 नवंबर के बाद जाएंगे। 16 नवंबर के बाद जब ये जा रहे तो आपको अकल्ट में बहुत इंटरेस्ट देंगे। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग अकल्ट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको काफी अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा सूर्य की यह स्थिति आपकी एजुकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेके आ सकती है, कोई उतार चढ़ाव लेके आ सकती है। संतान पक्ष को लेके थोड़ा बहुत कोई इश्यू हो सकता है। सूर्य का यहाँ आना तुला की तुलना में आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। पैतृक संपत्ति में अगर कोई विवाद चल रहा है तो वो विवाद आपका अभी सुलझ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 16 तारीख के बाद ही ट्राई करना चाहिए। इसके बाद देखिए जैसे सूर्य यहाँ आ रहे तो सूर्य यहाँ पर सामने बिल्कुल मंगल को देखेंगे। मंगल अभी वक्री स्थिति में आ रहे तो आपकी वाणी को बहुत ज्यादा वो बिगाड़ सकते हैं। तो मेनली आपको 16 तारीख के बाद अपनी वाणी पे फोकस ज्यादा से ज्यादा रखना है, और आपको अपनी लिमिटेशंस में रखते हुए, आपको खुद को अपनी लिमिटेशंस में रखते हुए ही कुछ काम करने चाहिए। इसके अलावा सूर्य यहाँ पर आपको अपने जो आपके इन-लॉज हैं उनके साथ कोई ना कोई दिक्कत दे सकता है फिलहाल। तो सूर्य की स्थिति यहाँ वैसे तो अच्छी रहेगी, लेकिन आपको कुछ रिलेशंस को लेकर दिक्कतें जरूर आ सकती है। तो सूर्य का गोचर कुछ इस प्रकार का रहेगा। इसके अलावा देखिए सूर्य युति कर रहे शुक्र और बुध के साथ, तो आपको अचानक कोई बहुत बड़ा धन का फायदा दिखाते, कोई प्रॉपर्टी का फायदा जरूर दिखाते। इसके बाद हम आगे बढ़ते और अब बात कर लेते हैं हम गुरु के बारे में। देखिए गुरु अभी आपके नवमेश और आपके 12वें घर के स्वामी होकर 12वें घर में ही गोचर कर रहे हैं। अभी 24 नवंबर तक वक्री हैं। जो लोग अभी विदेश जाना चाहते हैं, जिनका विदेश का टूर होने वाला है, उनको अभी थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। जैसे जैसे 24 नवंबर का दिन पास आ रहे हैं वैसे वैसे गुरु के जो रिजल्ट हैं अभी सामान्य होने लगेंगे। आपको जो नए नए चांसेस हैं आने लगेंगे, कुछ ऐसे नए चांसेस आपके जीवन में क्रिएट होने लगेंगे, विशेषकर यात्रा करने से संबंधित। तो आप अगर कोई भी टूर का अभी प्लान कर रहे हो तो अभी आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हो यहाँ पे।
और देखिए घर के लिए अगर आपको कोई खर्चा करना है या कोई दान दक्षिणा वगैरह का कोई खर्चा करना है वो इस समय आप कर सकते हो। तो गुरु यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में भी दिक्कत दिए होंगे, आपका पार्टनर या आप खुद बहुत ज़्यादा रिलीजियस हुए होंगे, तो आप आध्यात्म की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुके होंगे। लेकिन अभी इन सब स्थितियों में बहुत ज़्यादा बैलेंस होने के यहाँ पे चांसेस बन रहे। तो आपको दोनों तरफ ही आपकी जो घरेलू जीवन है और आपका जो आध्यात्मिक जीवन है उनके बीच में बैलेंस काफ़ी अच्छा बनेगा। अब ये गुरु आपके लिए कोई देखिए स्टडी के पर्पस के लिए या कोई दूर की कोई रिलीजियस ट्रेवल के लिए कोई यात्रा दिखा रहे। तो अगर आप अभी कोई प्लान कर रहे हैं, अभी आपका प्लानिंग का समय है, 24 नवंबर के बाद वो यात्रा आप कर सकते हैं। तो गुरु का जो रिजल्ट है ऑलमोस्ट यहाँ अच्छा ही रहने वाला है। लेकिन गुरु की वजह से जो भी आपके काम अटके हुए हैं, जैसे संतान पक्ष से आपका एजुकेशन का कोई काम है या आपका लक्ष्य से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो निश्चित रूप से आपके जब सभी काम है बहुत जल्दी सामान्य होने वाले। इसके बाद बात करते हैं शनि के बारे में। देखिए शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं अभी, और शनि अब मार्गी हो चुके हैं। शनि आपके लाभ स्थान के भी स्वामी, तो अभी थोड़ा सा और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये शनि का बिल्कुल अंतिम समय है अभी मकर राशि में, उसके बाद वो कुंभ राशि में जा रहे हैं। तो आपको ये बिल्कुल अंतिम चांस दे रहे हैं। कोई अगर आपका जॉब नहीं लगा, कोई एग्जाम वगैरह का रिजल्ट अभी नहीं आया, बहुत लेट हो रही है आपको, तो अभी आप ट्राई कर सकते हैं। और आप अपने जॉब में अगर कोई बदलाव चाहते हैं तो अभी आप कोशिश कर सकते हैं। या करियर के बारे में आपने कोई नई प्लानिंग करी है तो आप उसके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं अभी। तो शनि यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा जो लाभ देंगे अपने जॉब की वजह से दे सकते हैं। और जॉब को लेके एक थोड़ा सा जो मेहनत करने का जो नजरिया है आपको रखना चाहिए। अगर आप मेहनत नहीं करते तो आपको पूरा परिणाम यहाँ नहीं मिलेगा। इसके बाद शनि जा रहे हैं आपके लाभ स्थान में। लाभ स्थान में जाने से शनि के जो रिजल्ट है लगभग अच्छे हो जाएंगे। तो कुल मिला के इस प्रकार के रिजल्ट रहने वाले हैं। राहु केतु के बारे में देखिए ऑलमोस्ट हम पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं, तो अभी कोई खास चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन आपको केतु के साथ जो इन ग्रहों की युतियां बन रही है, सूर्य की, बुध की और शुक्र की, इनका ध्यान अवश्य रखना है। और मेनली जो आपको फोकस करना है वो आपके लग्नेश पे फोकस करना है। लग्नेश अभी वक्री हो रहे, तो आपके रिलेशंस किसी से भी ना बिगड़े और आपकी जो फैमिली का माहौल है काफी अच्छा रहे, हम यही उम्मीद कर सकते हैं। अब कुछ अच्छे और खराब दिनों की बातें कर लेते हैं। सबसे अच्छे दिन अगर देखे जाएं मेष लगन वालों के लिए तो 14 से 18 तारीख तक रहेंगे। उसके बाद 25 और 26 का समय भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद कुछ खराब दिनों की अगर बात करें तो जब चंद्रमा विर्गो में गोचर करेंगे तो विर्गो में 19 और 20 को रहेंगे। इस दौरान किसी के साथ भी पैसे का लेन देन ना करें। अपने कार्य क्षेत्र पे या कार्यस्थल पे बहुत अच्छे से काम करते हुए हर काम को समय पे निपटाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। चंद्रमा जब स्कॉर्पियो में गोचर करेंगे 23 और 24 तारीख को, अचानक कहीं से कोई बड़ा फायदा होने की उम्मीद की जा सकती है। 23 और 24 को कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट वगैरह होने के भी चांसेस बन रहे। उसके बाद जब मीन राशि में चंद्रमा का गोचर होगा 4, 5 और 6 को, इस दौरान कोई लंबी यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश से फायदा हो सकता है, या कोई रिलीजियस ट्रेवल के लिए आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। 4, 5 और 6 को अगर आप इंडिया में हो, अपनी कंट्री में हो, तो कोई भी बड़ा डिसीजन आप भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अपनी हेल्थ का ध्यान भी आपको रखना चाहिए 4, 5 और 6 तारीख को। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से हम सभी ग्रहों के बारे में बात कर चुके हैं। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।